नाजरीन, पाकिस्तान की मुआशी हालत, इक़्तिसादी हालत और दीगर मसाइल पे हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं कनाडा से इफ्तिखार चौधरी साहब। मैं उनके पास चलता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नसीर साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। आप अपना सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? जी जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, पाकिस्तान के हालात के बारे में खबरें अजीब, इस बारे में बताइएगा कि डॉलर की रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई खूब है, अवाम रुल गए हैं आटे की खातिर। क्या देख रहे हैं आने वाले हालात में? जो सियासी हालात हैं, इलेक्शन अगर हो ही जाए तो बेहतर ना होगा? जी, असल में जो पहले जो इकोनॉमी को डैमेज हुआ है ना नसीर साहब, वो उसको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसको फिक्स करे किसी तरह से, लेकिन हालात दिन ब दिन ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला ही रहम करे। और मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि ये जो इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब ये लगे हुए हैं ना, ये कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे। और दिन दिन बेहतर होते जाएंगे आगे हालात। और लेकिन दूसरी बात यह है कि जो इनके पास, पाकिस्तान के पास जो चीजें ऐसी हैं, वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक करने वाली हैं। जिस तरह से हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है ना, वो बहुत खराब है। वो 12-14 के लड़के मोटरसाइकिलों पे ऊंट बन के फिर रहे होते हैं। जी। उसको चाहिए इनको कि टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करें। जी। मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है बिजनेस के लिए, जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारी फैक्ट्रीज विजिट की हैं। यहाँ पे आप वर्जीनिया में देखें, वर्जीनिया टेक है एक अदारा इनका, जहाँ 30-40 हजार बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। तो बच्चे जब निकलते हैं ना हाई स्कूलों में भी, इवन यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, हाई स्कूलों में भी वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ रागब करते हैं बच्चों को। और हाई स्कूल के बाद तो बच्चे आते हैं कॉलेजों में, तो वो फटाफट अपना 2-4 कहने कोर्स किए और अपने किसी कोई फील्ड पकड़ ली। तो हमारे जो वहाँ बच्चे हैं वो कई कई साल पढ़ते रहते हैं। मैंने पहले भी मेरी बात हुई थी गवर्नमेंट से कि आप जो हर शहर में 6-6 डिग्री कॉलेज है, 5-5 है, उसकी बजाय आप अगर 1-2 रहने दें डिग्री कॉलेज, बाकियों को टेक्निकल कॉलेज बनाए। क्योंकि जब भी हमारी लेबर जाती है मिडिल ईस्ट में 60s से 70s जी। से, तो सबसे पहले यही पैगाम आता है, जी बंदों के पास हुनर नहीं है। जी। आप लोग सर्टिफिकेट तो रात भर में पकड़ा देते हैं बंदे के हाथ के, जी प्लम्बर है, ये जी फिटर है, ये जी वेल्डर है, और ये मशीनिस्ट है, लेकिन उसके हाथ में कोई टेक्निकल स्किल नहीं होती। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। उससे फिर वही बंदे कल को अपना जब बिजनेस सेटअप करेंगे पढ़ने के बाद, तो फिर वो एक्सपोर्ट की तरफ भी रागब होंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो तब बात बनेगी। इस तरह से हम वो डॉलर बाहर से मांग के कब तक खा सकते हैं, कब तक हम सरवाइव कर सकते हैं? हमें ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो पहले हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब इनको चाहिए कि वापडा को भी, वापडा का प्रॉब्लम था डिस्ट्रीब्यूशन में, इन लोगों ने कर दिया उसको प्राइवेटाइज, जनरेशन को चाहे डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करने के। और डिस्ट्रीब्यूशन में ये है, सॉरी जनरेशन में ये है कि आजकल जिस तरह से सोलर पैनल लग रहे हैं घरों में, वहां भी सुभाष शरीफ साहब ने अच्छा किया है कि उसके ऊपर ड्यूटी फ्री कर दिया उनको, इंपोर्ट को। अब तो पाकिस्तान में भी लोग बनाने का सोच रहे हैं और फैक्ट्रियां कुछ लग रही हैं जल्दी। तो ये बड़ा जरूरी है कि कुछ लग भी चुकी हैं, सोलर पैनल लोकली बने और लोग सोलर पे जाएं। और विंड टर्बाइन, जो हमारा साहिल समुंदर है ना जी, इंडिया के बॉर्डर से लेके ईरान के बॉर्डर तक, वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं जी। सारा साल। जी। वहां पे चाहिए कि विंड टर्बाइनें लगाई जाए, और उसको मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सी पैक में ही डाल दें। अब आज जो विंड टर्बाइन पहले थी वो सिर्फ 250 केवीए, 500 केवीए, 750 केवीए तक उसकी जनरेशन थी। अब वो 5-6 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। और चाइना बना भी रहा है उनको, तो सी पैक में डाल दें। और 2000 जो है ना विंड टर्बाइनें अगर लग जाए वहां पे, एक एक अच्छा सा जगह, वो देखते रहते हैं जो मेटा ऑफिस से डाटा लेके कि कहाँ एयर सारा साल चलती है और ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल होती है। तो वहां अगर 2 गज टर्बाइन लग जाए, 10,000 मेगावाट बिजली आ जाएगी वापडा के पास, उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दे, तो फिर वो बिजली का मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है
कि ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन, उसको प्राइवेटाइज किया जाए ताकि जो चोरी है उसको रोका जा जी सके। जी। अगर चोरी नहीं रोकेंगे तो जितनी मर्जी जनरेशन कर लें, ये बिजली कभी पूरी नहीं होगी। तो अदारे कौन बनाएगा? हुकूमत तो उलझी हुई है सियासत में, अदालतें भी वही सियासत में घुसी हुई। हम्म, हुकूमत को कोई सांस लेने देगा तो फिर बनाएंगे ना। ये सबको सोचना पड़ेगा। ये कोई कि जिस बंदे ने 4 साल परफॉर्म नहीं किया, अब हम्म, उसको दोबारा दे दें हम्म, गवर्नमेंट, और वो कह दे जी ठीक है मैं आपको आजादी दिला दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भैया हम आजाद हैं ऑलरेडी, हम्म, एक आजाद कौम है। हम हमें आपने 4 साल में क्या किया है, हम्म। ये पूछना चाहिए ऐसे बंदों से कि 4 साल आपके पास थी गवर्नमेंट, तो आपके पास सूबों में भी थी कि क्या काम किया है। ये चीज है। अब देखें चाइना से गवर्नमेंट बातचीत चल रही है आजकल, सी पैक में उन्होंने बुलेट ट्रेन की भी बात चल रही है। लाहौर से कराची का सफर 1200 किलोमीटर है, जो 4 घंटे का सफर है। जो बेचारे लोग जी 24-24 घंटे ट्रेनों में 20-20 घंटे फंसे रहते हैं, जी। और वो तो सफर खत्म होने का नाम ही नहीं देता। इसी तरह जो इस्लामाबाद का है, कराची पेशावर का है, वो सारा अगर पेशावर टू कराची अगर बुलेट ट्रेन बन के चल जाए तो वो कितना फायदा होगा कौम को। इसी तरह जो दूसरे मंसूबे हैं जो सी पैक के, मैंने सुना है कोई 28-30 प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने सी पैक में डाले हुए हैं, चाइना उसके ऊपर काम कर रहा है। हम्म, तो उसको अगर कोई आके बंदा ब्रेक लगा दे, या किसी के कहने पे, बाहर वाले किसी कंट्री के कहने पे ब्रेक लगाता है, तो वो पाकिस्तान का क्या कहते हैं वो दोस्त तो नहीं हो सकता, वो तो दुश्मन उसको कंसिडर करेंगे। अब इन्होंने वो आके वो खोला है दर्रा खंजराब का जो पास है, उसको खोला है। फिर हम्म। इन्होंने जो सी पैक को तेज किया है और चीजें कर रहे हैं। ये लोग मतलब एक इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इनकी गिरफ्त है, और ये बहुत तेजी से काम करते हैं। इनसे फायदा उठाना चाहिए, तो बजाय इसके कि हम फिर एक ऐसा बंदा ले आए जो कल को कहे जी कि नहीं जी मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे, मेरे पास तो ये नहीं था, मेरे पास तो वो नहीं था। भाई ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। अब तो पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं है। हम्म। अब तो अब अभी भी अगर नहीं संभले तो फिर कब संभलेंगे। तो जो सिपा सलार गए हैं चाइना के दौरे पे, तो कुछ करेंगे इस बारे में भी बात, सी पैक के बारे में, या दफाई जो हमारे मुआहदे होते हैं, या बताएंगे इस बारे में? हाँ जी, उसमें ये है कि वहाँ पे हमारा जो इक्विपमेंट जो आउटडेटेड हो जाता है, पुराना हो जाता है, जो फाइटिंग वाला, वो उसको अपडेट करना पड़ता है, और चीजें बड़ी सारी देखनी पड़ती हैं। उसमें चाइना जो है मेरे ख्याल में तावन करेगा, और इंशाल्लाह उस सिलसिले में भी बेहतरी आएगी। और दूसरी, चाइना के साथ इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है ये बहुत जरूरी है आगे बढ़ाना। अभी पिछले वीक मेरे पास कोई चाइना से बिजनेसमैन आए हुए थे। उन्होंने बताया कि जी चाइना में इस वक्त जो लेबर है वो तकरीबन 8,000 RMB, जो उनकी करेंसी है, वो पर मंथ पे मिल रही है। लेबर, एक बंदा जो लेबर है, अच्छा, अच्छा वो 8,000 तक उनको पे करना पड़ता है, अच्छा विच इज अबाउट कह लें कि कोई 1200-1300 US डॉलर। अच्छा। मैंने उसको बताया भाई पाकिस्तान में तो आप 200 से 300 डॉलर में ले सकते हो अच्छा बंदा कारीगर, हम्म, और हम्म, वो आपका पूरा महीना काम करेगा। तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ। मैंने उसको फिर पूछा कि जमीन कितने की है चाइना में, हम्म, तो उसने मुझे बताया कि शंघाई और बीजिंग और दूसरा जो नैनजिंग सिटी से वो था, हम्म, उसने बताया वहां पे अभी 1 एकड़ जो है वो तकरीबन 0.7 मिलियन RMB की है। हम्म। मैंने कहा यार वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में तो इससे कहीं सस्ती है। जो अपने लोगों ने सी पैक बनाया उसके जो एग्जिट्स हैं वहां पे आके फैक्ट्रियां लगाएं, अच्छा। और वहां ही वर्कर्स के लिए वो बने, फ्लैट्स बने, तो पाकिस्तान की लेबर चीप है। पाकिस्तान में अमन अगर हो जाता है, ये थोड़ा सा कंट्रोल आर्मी कर रही है, इतनी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, हम्म, उसमें इतनी शहादतें हो रही हैं, तो हम्म, अगर उसको सपोर्ट करना चाहिए कौम को, कि ना कि वो एक और तमाशे की तरफ फिर चल पड़े कौम। तो हम लोग उसके मुतहम्मल नहीं हो सकता है। उसको ये है कि ये अगर वहाँ फैक्ट्रियां लगाएं, सस्ती जमीन है, सस्ता पानी, और लेबर सस्ती है, तो चाइना की तो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट जा रही है, जो अफ्रीका को जा रही है, जो मिडल ईस्ट को जा रही है, हम्म, यूरोप को जा रही है। वो बजाय इसके कि वो अपनी बीजिंग पोर्ट को, सॉरी जो शंघाई पोर्ट को या
दूसरी पोर्ट जो है उनको यूज करें, वो क्यों ना ग्वादर को यूज करें और यहाँ से एक्सपोर्ट करें। ये तो बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये सॉरी अगर ये इसी तरह करते रहे कि यहाँ पे चाइनीज लोगों को नुकसान पहुंचा या हम्म, उनकी जान का या माल का, हम्म, तो फिर वो बेदिल होके एक दिन चले जाएंगे। ये फिर बड़ा काम खराब होगा मुल्क के लिए। अभी ये बहुत अच्छा मौका है कि वो उनके पास लेबर महंगी है, यहाँ सस्ती लेबर भी है, जमीन भी सस्ती है, यहाँ फैक्ट्रियां लगाएं ताकि हमारे लोगों को काम मिले, नौजवान नस्ल को काम मिले। मैं एक जो सवाल कर नौजवान लूं, नस्ल एक सवाल कर लूं मैं, क्योंकि आप बड़ी ऊपर उम्मीद से हैं। चाइना की तरफ आप कहते हैं कि रास्ता है, लेकिन जो हमारे नेबर हैं ईरान और हिंदुस्तान, अफगानिस्तान भी ले लें, तो जी हमारे उनसे ताल्लुकात क्यों नहीं दुरुस्त होते, चाहे वो आर्मी का हो चाहे वो सिविल हुकूमत हो। इस बारे में बताइएगा कि इंडिया के साथ अगर हमारे हालात दुरुस्त हो जाएं तो फिर कैसा देखेंगे। इंडिया के साथ हमारे हालात बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ठीक। मसला ये है कि आज तक कब कितनी देर हो गई हमें लड़ाइयां करते, जी। तो क्या हमने हासिल किया? हम्म, हमने कुछ खोया ही है, हमने हासिल कुछ नहीं किया। हम्म, मैं कहूंगा कि उसके साथ बैठ के आराम से बातचीत करें और बॉर्डर खोलें हम्म, ताकि लोग थोड़ा आना जाना शुरू हुए। और दूसरी बात यह है कि जो तजारत है जी। इंडिया के साथ, तो जी। देखें जो भी हमारा पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी जो चीजें मिल सकती हैं सस्ती, वो इंडिया से मिल सकती हैं। जी। अगर आप देखें ना कि अफगानिस्तान में तो कुछ होता नहीं है, ठीक। चाइना से भी अब आएगा सामान तो वो उनकी अपनी आबादी इतनी ज्यादा है, फिर वो दूर से बहुत महंगा भी पड़ेगा। हम्म, ईरान के पास भी जो इस साइड पे है एरिया वो डेजर्ट है और दूसरी चीजें हैं, पहाड़ी एरिया है, वो कुछ नहीं हो रहा। दूसरी साइड से आएगा तो दूर पड़ेगा। पंजाब, इंडियन पंजाब इज द मोस्ट, मतलब क्या कहते हैं, क्लोज एरिया है। ठीक। वहां से इतनी इजीली ट्रेड हो सकती है। आपके वहां अगर यहाँ पे अगर कह ले प्याज महंगा है तो वहां से मंगवा ले। जी। और यहाँ पे अगर सीधा वो लाहौर, मैंने पहले देखा है ये आते थे इनके ट्रक, वो बॉर्डर वाघा बॉर्डर पे जी। मैं गया एक दफा, तो इंडियन ट्रक आके वहाँ सामान अनलोड हो रहा है, हम्म, उधर से ही फिर वो अपने पाकिस्तानी ट्रकों में डाल के वो पूरे कंट्री में चला जाता है इजीली। तो क्यों हम और एक कह लें कि महंगे और दूसरे, बाकी मिडल ईस्ट में तो कुछ होता ही नहीं है, वहां तो ऑयल है, ठीक। वहां तो डेजर्ट है। ठीक। तो बाकी और अफ्रीका में फिर वो बाकी यूरोप से वैसे ही आ रहा है, इतनी महंगाई है, वो यूरोप तो खुद इधर उधर से ले रहा है चीजें। ठीक। तो ये एक बिल्कुल पास और बिल्कुल सस्ता एक चैनल है जी। इंडिया, उसको यूज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को सबके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए अगर तरक्की करनी है तो, क्यों मैं ये सही कह रहा हूँ। जी ये तो पहला है। आप देखें, आप एक ये तो एक पहला स्टेप होता है ठीक। कि आप अगर आप एक बंदे, एक मोहल्ले में दुकानदार है, हम्म। उसके साथ आपकी लड़ाई है, तो आप उससे कुछ लेंगे हाँ, ठीक। वो ठीक है, छुप के या वो गुजरना आपसे पड़ेगा। कुछ लेगा? हाँ ये जी। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हम्म। तो आप कैसे दुनिया में तरक्की कर सकते हैं? आप कैसे दुनिया को अपना सामान बेच सकते हैं या कैसे दुनिया से अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं? ये तो पहला स्टेप होता है। तो क्यों सब अब बताइएगा, इलेक्शन के बारे में क्या देख रहे हैं। अब आईनी तौर पे तो इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। कब तक हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ती रहेगी, 2-4 महीने में इलेक्शन होंगे। तो क्या आपके पास खबर है या क्या देखते हैं कि क्या होगा। इमरान खान का तो बहरहाल इस वक्त मुराल बढ़ा हुआ है जी। जी मुझे नसीर साहब, जो मुझे लग रहा है ना कि जो जिस तरह से जब पिछली गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है, तो मुझे नहीं लगता उनको चांस दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी मुझे तो ये नजर आ रहा है कि हो सकता है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लग जाए। अच्छा। और फिर तो हाँ जी, और बाकी जो है उनको भी ये करना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएं। ये ठीक। नहीं कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, एमएनए एमपीए, वो पहले की तरह प्रेशर डालें थानों में, जी। कचहरियों में, हर जगह। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सियासतदानों की इन्वॉल्वमेंट इसमें से गवर्नमेंट को चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी को
बढ़ाए, और किसी मिनिस्टर की गाड़ी पे फ्लैग नहीं होना चाहिए, जैसे कि यूरोप में होता है, जी। जैसे कि यहाँ होता है ठीक। कनाडा में। और ये नहीं होना चाहिए कि जी ये बंदा फ्लैग वाला है, इसके साथ हूटर वाली गाड़ियां चल रही हैं, ये ठीक। चीजें नहीं होनी चाहिए। सिवाय प्राइम मिनिस्टर के किसी को ये यहाँ पे ये वाली सहूलत मुयसर नहीं है। तो बाकी वो अपना जो ये जो कल्चर है ना, वीआईपी कल्चर, इसको थोड़ा इनको करना पड़ेगा, थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि आम आदमी को इज्जत मिले, आम आदमी की रिस्पेक्ट हो, आम जो बंदा टैक्स पेयर है उसकी रिस्पेक्ट हो, तो फिर उनको उसके बराबर करें सबको। ये नहीं है कि एक जो तबका है वो तो सारी सहूलतें सारा कुछ वो एंजॉय करे और बाकी लोग बस टैक्स दें और इन रिटर्न उनको कुछ मिले ना। तो और पा दूसरा, जी जी। जी मैं जी, मैं सवाल कर लूं कि पार्टी तोड़ना आसान है या पार्टी पे पाबंदी लगाना आसान है? ये तो देखिए ना, ये तो इमरान खान साहब को पहले सोचना चाहिए था, जब उनके पास गवर्नमेंट थी, जी। कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है। ठीक। ये तो ऐसे मेरे ख्याल में अभी जो गवर्नमेंट का के पास यही होगा कि जी पार्टी के ऊपर वो बंदी लगा दे, अच्छा। और ये इसको इजी समझेंगे, इसीलिए तो अभी इलेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ जी, सॉरी, क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएगी। अच्छा। और दूसरी बात ये, हाँ जी, दूसरी बात ये है कि जब तक ये चीजें जो मुझे एक पॉलिटिशियन है यहाँ पे ओंटारियो में, बहुत बड़ा उसका नाम है पैट्रिक ब्राउन, वो थोड़े दिन पहले मुझे कहने लगा कि यार मैं जा रहा हूँ वहाँ लाहौर, तो मैंने कहा कि यार वहाँ पे मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहने लगा कि असल में यहाँ पे जो लोग हैं बाहर जो बैठे हैं वो ज्यादातर इमरान खान के साथी हैं। हम्म। और दूसरी बात ये कि इमरान खान वहाँ पे वो है नहीं गवर्नमेंट में, तो मुझे नहीं समझ लगती। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि जिसके साथ में ज्यादा वोट हो वो बन जाता है, जो वो जीत जाता है इलेक्शन। ठीक। डेमोक्रेसी में तो ये होता है। हाँ। तो फिर मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा कि देखें, जो जो लोग पावर में होते हैं, जो लोग मुल्क के रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर होती है, वो जिसको चाहे वो दें ठीक। गवर्नमेंट, वो हाँ। ऐसे होता है। डेमोक्रेसी अगर इतनी अच्छी काम करती तो मैंने कहा यू वुड हैव बीन प्रीमियर ऑफ ओंटारियो टुडे, अच्छा। एंड इफ डेमोक्रेसी इज वर्किंग दैट वेल, हम्म। तो यू वुड हैव बीन आवर पार्टी लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा। तो ठीक। वो बंदा हैरान हो गया, वो कहने लगा कि यार ये बात तो सही है, ठीक। कि मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ है 2 दफा, जी। कि मेरे पास वोटर भी थे, सारा कुछ था, लेकिन मुझे किसी ने पावर में नहीं आने दिया। ठीक। ये इन मुल्कों में भी हो जाता है कभी। ये चीजें वहां भी काम करती हैं, ये हर जगह करती हैं। ये जो लोग पावर में होते हैं वो नहीं चाहते कि दूसरा और कोई उनके साथ शेयर करे या आए पावर में। ठीक। और जिस जिस लोगों ने जिस जिस पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, फिर उसको कैसे गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कह दे कि जी आ जाओ जी, तुम फिर बैठ जाओ हमारे ऊपर 4 साल, फिर अपनी अय्याशियों में लगे रहो और अपनी चीजों में। और मतलब इस तरह तो मुल्क डूब चुका है ऑलरेडी। हम्म। ऑलरेडी इतनी इकोनॉमी डाउन है। उसको मैंने जैसे बताया, अगर इसको इन चीजों को ये नहीं करते, जो स्टील मिल है उसको प्राइवेटाइज नहीं करते, जो पीआईए है उसको भी प्राइवेटाइज करना चाहिए, जो आपकी ये है वापडा की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट लोग जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, वो जी। अपना सोचता है, वो अपना उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, मैंने कैसे इस चीज को, और उसमें फिर चोरी का डर नहीं रहता। ठीक। ठीक। जो अब जो लोग जैसे बिजली चोरी होती है जिस तरह से, वहां पे और चीजें, ठीक। जो रेलवे में टिकट्स का होता है सिलसिला, वो सारी चीजें अगर होंगी तो रेलवे तो सारे में जाएगा, हाँ जी। वापडा भी जाएगा, पीआईए भी जाएगा। तो मुल्क कितनी देर खसारे बर्दाश्त करता रहेगा। मुल्क कितनी देर खसारा बर्दाश्त करता रहेगा? ये थे हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब, बड़े दर्द दिल के साथ कह रहे थे कि काश के पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो जाए। कनाडा में बैठे हैं, दिल इनका पाकिस्तान में धड़कता है, मशवरे देते रहते हैं, अच्छी सियासत करते हैं कनाडा में भी।
और पाकिस्तान के साथ भी चाहते अभी हैं भी कि हमारा हमारा ऑफिस है लाहौर में, मॉडल टाउन में। हम लोग इकोनॉमी के साथ भी जुड़े रहते हैं। हम हमारी इंपोर्ट आ रही होती है अमेरिका से और दूसरे कंट्रियों से, ये चाइना से, और हम लोग वापडा के भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम हम्म, लोग दूसरे महकमों में भी, सुई गैस में भी काम कर अच्छा, रहे हैं। हम लोग के प्राइवेट जो बैरियर टाउन वाला हमारा, जो उनके वहाँ सुई गैस का सामान लगता है, वो लोग हमसे बाय करते हैं। डीएचए वाले करते हैं। मैं ये बातें अपना कोई 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है बिजनेस में माशाल्लाह, और जॉब में। जो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट में भी मैंने काम किया है, वहाँ पे जी, जो पंजाब गवर्नमेंट में। तो ये चीजें इतना इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये असल में आजकल होता ही है नसीर साहब कि वो पहले वाला जमाना नहीं है कि हम्म, आप वक्त किसी को दे दें और वो वक्त जाया करे कौम का। ठीक और वो ठीक आजकल ये है कि इकोनॉमिक्स डिटरमिन्स पॉलिटिक्स। ठीक, हाँ, इकोनॉमिक्स आप एक घर में देख लें, अगर एक बच्चा है वो जवान है, वो कमाने के काबिल है, वो नहीं कमाता तो क्या घर पे क्या गुजरती है। जी जी, बहुत ज़बरदस्त मिसाल आपने दी, क्योंकि ठीक है। वक्त ज़्यादा हो गया। आपका शुक्रिया कि आप बहुत ही मसरूफ़ हैं, बहुत बड़े ठीक। कारोबारी बिजनेसमैन हैं। आपने फिर भी हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे और अच्छी अच्छी बातें पता करेंगे मुल्क के लिए। जी। नाजरीन, नसीर को इजाज़त दीजिए। भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू जी, थैंक यू नसीर साहब, बहुत शुक्रिया।